नमस्कार साथियों, अपन बातचीत कर रहे थे पंचायती राज के संदर्भ में और अपन ने पंचायती राज के विथ आर्टिकल उल्लेख देख लिया था। आज जो अपना पॉइंट है वो चलेगा राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज। और दोस्तों यहां से भी बहुत अच्छी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट पॉइंट होगा ये पंचायती राज से, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज में पहले अपन इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले कौन सी देशी रियासत में पहली बार पंचायती राज एक्ट लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां पंचायती राज लागू किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। दूसरा, कब लागू हुआ था ये, तो ध्यान रखिएगा 1928 में। अब अपन देखें स्वतंत्रता के पश्चात कि राजस्थान की क्या स्थिति है स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज में। तो 1950 के बाद राजस्थान में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 1953 में। तो राजस्थान में 1950 के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 लागू किया गया। क्लियर दोस्तों? दोबारा रिपीट करा देता हूं, 2 पॉइंट आ रहे हैं यहां पे इंपॉर्टेंट कि स्वतंत्रता से पहले बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया बीकानेर में? 1928 के अंदर। फिर 1950 के बाद, क्योंकि वास्तविक विकास पंचायती राज का 1950 के बाद ही हो पाता है, तो 1950 के बाद राजस्थान में ये पंचायती राज जो एक्ट था ये 1953 में लागू किया गया और जिसका नाम था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953। क्लियर दोस्तों? इसके बाद यदि अपन बातचीत करें कि 1953 के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है या पहला राज्य था जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब जो सेकंड पॉइंट आता है कि राजस्थान में ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां पर लागू की गई थी, तो राजस्थान का नागौर जिला है और नागौर जिले का बगदरी गांव, और बगदरी गांव से पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या हुई थी, शुरू हुई थी। अब दोस्तों यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूं
वो ध्यान रखना आपको कि 2 अक्टूबर 1959 को जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नागौर के बगदरी गांव से शुरू हुई थी, उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो देश का प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। और यदि मैं राजस्थान की बात करूं कि उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे और राज्यपाल कौन हुआ करते थे, तो उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, और उस समय राज्यपाल हुआ करते थे गुरुमुख निहाल सिंह। यहां तक तो यह मामला हो गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये 2 फैक्ट जरूर याद रखोगे कि जब 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, उस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल कौन हुआ करते थे? गुरुमुख निहाल सिंह। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 1959 में ही राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों, ये 2 एक्ट पे ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहली बार 1950 के बाद पंचायती राज अधिनियम तो कब लागू किया गया? 1953 में। और राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब लागू किया गया? 1959 के अंदर। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित अनेक समितियों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और दोस्तों, ये पॉइंट जो समितियों का मैं नाम ले रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज से संबंधित समितियां। अब 1959 के बाद और वर्तमान तक राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियों का निर्माण हुआ है, एक बार तो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं, समितियां याद रहनी चाहिए। पहली समिति थी सादिक अली समिति। इसका गठन किया गया था 1964 में। दूसरी समिति थी गिरधारी लाल व्यास समिति। इसका गठन किया गया था 1973 में। तीसरी समिति थी हरलाल सिंह खर्रा समिति। इसका गठन किया गया था 1990 में। चौथी समिति थी कटारिया समिति। इसका गठन किया गया था 2009 में। और दोस्तों, पांचवी समिति थी वी.एस. व्यास समिति। ये 5 समितियां हैं। इन 5 समितियों का गठन राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में किया गया था।
दोबारा सुन लो। नंबर 1 समिति सादिक अली समिति 1964 में। नंबर 2 गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में। इसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। इसके बाद कटारिया समिति 2009 में। और लास्ट है लेटेस्ट वीएस व्यास समिति। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के संदर्भ में समितियों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाएं। कालक्रम, कालक्रम का मतलब डेट वाइज, ये जो सन दी हुई हैं इसके हिसाब से मामला था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कालक्रम 64 में सादिक अली, फिर 73 में गिरधारी लाल, 90 में हरलाल सिंह, 2009 में कटारिया और फिर लेटेस्ट है 2010 के अंदर वीएस व्यास समिति। अब अपन दोस्तों एक एक समितियों की सिफारिशों का अध्ययन करेंगे और ये सिफारिशें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं पहली समिति की बात कर रहा हूं, सादिक अली समिति। गठन कब हुआ? 1964 में। दोस्तों ये क्या सिफारिश दे रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली सिफारिश थी इसकी कि प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना चाहिए। देखिएगा पहली सिफारिश क्या है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। इन दोनों का जो चुनाव है वो आप कैसे करवाएं? ये कह रहा है कि इन दोनों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा और उसमें सदस्य भाग लेते हैं, ऐसे ही एक निर्वाचक मंडल बनेगा। उस निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य शामिल होंगे और वो सदस्य जो इस निर्वाचक मंडल में शामिल हैं वो सदस्य प्रधान और जिला प्रमुख का क्या करेंगे? चुनाव। तो पहली सिफारिश इंपॉर्टेंट, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाना चाहिए। यह सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो यह सिफारिश दी गई थी सादिक अली समिति के द्वारा। दूसरी सिफारिश और सुनिएगा दोस्तों, इसकी दूसरी सिफारिश थी इस निर्वाचक मंडल को लेकर के कि जो प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है तो इस निर्वाचक मंडल में एक तो ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष शामिल होंगे प्लस इसके सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। सुनना दोस्तों क्या कह रहा है। पहली सिफारिश दे दी निर्वाचक मंडल की कि प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होना चाहिए। अब इस निर्वाचक मंडल के बारे में कह रहा है, जैसे आप राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ऐसे ये कह रहा है कि जब जब प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव करवाया जाए तो उस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे? उस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे एक तो ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, यानी अपन कह सकते हैं सरपंच, प्लस ग्राम पंचायत में जितने भी इसके सदस्य हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में क्या होंगे? शामिल होंगे। और फिर ये सरपंच और इसके सदस्य ये सभी इकट्ठे होकर के और प्रधान और जिला प्रमुख का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। ये सिफारिश दी दोस्तों सादिक अली समिति ने। आराम से देख लीजिएगा, प्रत्येक कंसेप्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में यह मामला इंपॉर्टेंट है। तो पहली समिति कौन सी होगी? सादिक अली समिति। कब आई? 1964 में आई और 2 सिफारिशें। सीधा ही माइंड में याद रखना है कि प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाएगा और इस निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेंगे? तो याद रखना ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष प्लस इसके सदस्य इस निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। यह हो गई दोस्तों आपकी पहली समिति। इसके बाद दूसरी समिति आती है आपकी गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। और ये जो गिरधारी लाल व्यास समिति है इसका गठन कब हुआ था? 1973 में। अब ये समिति क्या सिफारिश दे रही है? इस समिति ने अपनी पहली सिफारिश दी कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक एवं सचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिफारिश है, पूछी गई सिफारिश है कि किस समिति की सिफारिशों पर या किस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक ऑब्लिक सचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो किस समिति ने दी थी दोस्तों? गिरधारी लाल व्यास समिति ने। और दूसरी सिफारिश दी कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाए। वित्तीय रूप से क्या बनाया जाए? मजबूत, यानी ज्यादा से ज्यादा वित्तीय स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए। यह थी दोस्तों दूसरी समिति गिरधारी लाल व्यास समिति। अब जैसे अपन तुलनात्मक अध्ययन करें, एक तरफ सादिक अली समिति और एक तरफ गिरधारी लाल व्यास समिति। सादिक अली समिति का गठन 64 में, गिरधारी लाल व्यास समिति का 1973 में। सादिक अली पहली सिफारिश कहता है कि प्रधान एवं जिला प्रमुख का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होना चाहिए, जबकि गिरधारी लाल व्यास समिति कहती है कि ग्राम सेवक एवं ग्राम सचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए। दूसरी सिफारिश है सादिक अली की कि निर्वाचक मंडल जो ग्राम या पंचायत समिति के प्रधान और
जिला प्रमुख को चुन रहा है। इस निर्वाचक मंडल में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष प्लस इसके सदस्य भाग लेंगे। तो दूसरी सिफारिश गिरधारी लाल व्यास समिति कह रही है कि पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए, वित्तीय रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिए। ये थी दोस्तों दो समितियों की तुलनात्मक हो गया अपना मामला। अब अपने आती है तीसरी समिति, और तीसरी समिति है हरलाल सिंह खर्रा समिति। और हरलाल सिंह खर्रा समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1990 में। अब हरलाल सिंह खर्रा क्या सिफारिश देती है? सुनना एक मिनट। पहला, इस समिति ने सिफारिश दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं हैंडपंप जैसे मामले पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में होने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, ये जो हरलाल सिंह खर्रा समिति थी उसने कुछ पॉइंट बताए यहां पे। कौन कौन से? एक तो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और हैंडपंप। हैंडपंप का मतलब जो अपन बोरिंग टाइप में लगाते हैं। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आयुर्वेद है, हैंडपंप है, ये जैसे जो छोटे छोटे मामले हैं ये पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए, इनके नियंत्रण में आने चाहिए, जिससे कि इन संस्थाओं की स्थिति और ज्यादा सुधार हो सके, मजबूत बन सके। तो सीधा एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कौन सी समिति ने आयुर्वेद, हैंडपंप, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में करने की बात कही थी? हरलाल सिंह खर्रा समिति। और दोस्तों ये दूसरी जो सिफारिश है ये और भी इंपॉर्टेंट सिफारिश है। और ये सिफारिश क्या थी? इसने कहा कि डीआरडीए को जिला परिषद के अधीन बनाया जाए तथा जिला प्रमुख को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए या नियंत्रणकर्ता बनाया जाए। सुनना दोस्तों, यह सिफारिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरलाल सिंह खर्रा की कि डीआरडीए है, और डीआरडीए को आप डायरेक्ट किसके नियंत्रण में लेके आओ? जिला परिषद के। और जिला परिषद के नियंत्रण में ला करके और इसका नियंत्रणकर्ता, कंट्रोलर किसे बनाया जाए? इसका कंट्रोलर बनाया जाए जिला प्रमुख को। किसको बनाया जाए? जिला प्रमुख को बनाया जाए। यह सिफारिश भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सिफारिशें याद होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, हरलाल सिंह खर्रा समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और हैंडपंप जैसे मामले पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में होने चाहिए। और दूसरी सिफारिश डीआरडीए को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीआरडीए को
जिला परिषद के अधीन किया जाए एवं इसका नियंत्रणकर्ता या अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया जाए। यह सिफारिश थी दोस्तों हरलाल सिंह खर्रा समिति की। 3 समितियां पढ़ ली, सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास और तीसरी हो गई हरलाल सिंह खर्रा समिति। क्लियर? इसके बाद मैं बात करूं चौथी समिति की, और चौथी समिति है दोस्तों कटारिया समिति। और कटारिया समिति का गठन कब किया गया था? 2009 में। और कटारिया समिति ने क्या सिफारिश दी? सुनना। इस समिति ने कहा कि पंचायती राज के जो कुल विषय हैं 29, जो किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में, कि पंचायती राज के कुल 29 विषय हैं। ये सभी विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाने चाहिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कटारिया समिति जो 2009 में आई थी, इस समिति ने कहा कि अगर आप पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाना चाहते हो तो एक काम कीजिएगा कि पंचायती राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है और उसमें कुल विषय कितने हैं? 29। ये 29 के 29 टोटल विषय किसको सौंप दो? पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दो। आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, टोटल विषय इनको सौंप दो, जिससे कि ये संस्थाएं सही ढंग से मजबूती से कार्य कर सके। तो अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में शामिल सभी 29 विषय सौंपे जाने चाहिए। यह सिफारिश किस समिति की थी? किसकी थी दोस्तों? कटारिया समिति। इसके बाद में 5वीं समिति, और जो 5वीं समिति आई दोस्तों उसका नाम था VS व्यास समिति। और दोस्तों ये लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन भी है। VS व्यास समिति से ध्यान रखिएगा कि इस समिति की सिफारिशों पर, इस समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभाग या विषय सौंपे गए। दोस्तों इंपॉर्टेंट कि 29 विषय हैं, इनमें से लेटेस्ट वर्तमान में 5 विषय और सौंप दिए गए पंचायती राज संस्थाओं को। और ये 5 विषय जो सौंपे गए हैं ये किस समिति की सिफारिश पर? VS व्यास समिति की सिफारिश पर। और ये 5 विषय हैं, ये कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो 5 विषय बता रहा हूं मैं कि VS व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय कौन कौन से सौंपे गए। पहला है कृषि, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा है चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य, चौथा है महिला एवं बाल विकास, और पांचवा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वीएस व्यास समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज संस्थाओं को कौन कौन से विषय सौंपे गए। नंबर 1, साथ साथ रिपीट करें, कृषि। नंबर 2, प्रारंभिक शिक्षा। नंबर 3, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। नंबर 4, महिला एवं बाल विकास। और नंबर 5, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये थी दोस्तों पंचायती राज के संदर्भ में राजस्थान के लिए प्रमुख समितियां। दोस्तों यहां से क्वेश्चन एनालिटिकल हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, तो यहां से गड़बड़ न करें आप। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। लेकिन समितियां सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास, हरलाल सिंह खर्रा, कटारिया और वीएस व्यास समिति। इसके बाद अब अपन बात करते हैं राजस्थान में ये 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब लागू किया गया था। तो सुनना, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पारित हुआ था। पहली बात तो करें अपन केंद्र में कि केंद्रीय स्तर पर यह कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को सेंट्रल लेवल पे। तो लेकिन ये 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, ये राजस्थान में कब लागू हुआ। दोस्तों यहां पर कई बार मिस्टेक हो जाती है। केंद्र स्तर पर अलग डेट है और स्टेट लेवल जो राजस्थान है वहां अलग डेट है। तो केंद्र स्तर पे तो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। और राजस्थान में यह 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 23 अप्रैल 1994। केंद्र से एक दिन पहले और एक साल बाद 23 अप्रैल 1994 को यह एक्ट लागू किया गया। और जब राजस्थान में यह एक्ट लागू किया गया 23 अप्रैल 1994 को, तो यह एक्ट कहलाया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। और अब अपन दोस्तों बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण होने के बाद लागू किया गया था। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, तो दोस्तों देखिएगा इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए। तो अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
1994। देखिएगा, राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसमें कुल धाराएं थी, कुल धाराएं 124 थी। और इस एक्ट के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। क्लियर? कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण करने के बाद कौन सा एक्ट लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितनी धाराएं? 124। और इस एक्ट के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर दोस्तों? अब क्या हुआ, जब ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आया, इसके कुछ माह पश्चात ही बैक टू बैक इसमें 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन हुआ सितंबर 1994 में और दूसरा हुआ दिसंबर 1994 में। सितंबर 1994 में इस एक्ट में संशोधन करके राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। किसको आरक्षण दिया गया? ओबीसी को। तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ओबीसी को भी आरक्षण है या नहीं है। तो ओबीसी को आरक्षण देना ये राज्य विधानमंडल का कार्य है, राज्य सूची का विषय है। तो यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो ओबीसी को क्या दे सकता है? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। अब इसी ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए राजस्थान में इस पंचायती राज अधिनियम 1994 में पहला संशोधन किया गया सितंबर 1994 के अंदर। और सितंबर 1994 में जो संशोधन हुआ, इसके तहत ओबीसी को पंचायती राज संस्थाओं में क्या दिया गया? आरक्षण। फिर किया गया दिसंबर 1994 में एक और संशोधन हुआ और इसके तहत यह प्रावधान किया गया 2 से अधिक यदि किसी की व्यक्ति की संतानें हैं तो वह राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी 2 संतानों वाला नियम भी दिसंबर 1994 के तहत लागू कर दिया गया संशोधन करके, कि 2 से ज्यादा यदि संतानें हुई तो वह पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए अयोग्य हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? फिर सुन लो एक बार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू? 1994 में। कुल धाराएं 124। यह एक्ट राजस्थान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है। इस एक्ट में पहली बार संशोधन कब हुआ? सितंबर 1994 में हुआ। और सितंबर 1994 में जो संशोधन हुआ, इसके तहत किस वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई? ओबीसी को, क्योंकि एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में हो गया था। महिलाओं को आरक्षण 1/3 दे दिया गया था पहले मूल केंद्रीय स्तर पे पंचायती राज, और वर्तमान में 50% आरक्षण। ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया? राजस्थान में सितंबर 1994 के अंदर। और दूसरा, दिसंबर 1994 में फिर संशोधन हुआ और इसके तहत 2 संतानों वाला नियम निकाला गया।
कि 2 से अधिक यदि संतानें होती हैं तो वह अयोग्य करार दे दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि इसी में तीसरा संशोधन किया गया 2015 में, थर्ड संशोधन 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में। और आपको पता है कि 2015 में 2 योग्यताएं चुनाव लड़ने के लिए 2 योग्यताएं और अनिवार्य कर दी। एक तो कर दी शैक्षणिक योग्यता, और एक कर दी दोस्तों शौचालय को अनिवार्य। याद रखना, एक्ट 1994 वाला ही चल रहा है, मूल एक्ट 94 का ही है। उसमें संशोधन हुए, पहला सितंबर 1994 में, सितंबर 1994 में ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था कर दी राजस्थान में। फिर दिसंबर 1994 में हुआ, जिसमें 2 संतान वाला नियम लगा दिया। फिर इसी में 2015 में थर्ड संशोधन होता है, और इसके तहत अभ्यर्थी के लिए 2 योग्यताएं जोड़ दी चुनाव में खड़े होने के लिए। एक तो शैक्षणिक योग्यता और एक शौचालय, कि शौचालय अनिवार्य कर दिया कि आपको शौचालय अनिवार्य वाला प्रावधान शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और शैक्षणिक योग्यता में क्या किया, सुनना दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता में कहा गया कि सरपंच के लिए 8वीं पास एवं प्रधान एवं जिला प्रमुख के लिए 10वीं पास वाली योग्यता रख दी। सरपंच के लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई 8वीं पास, और प्रधान एवं जिला प्रमुख के लिए रखी गई 10वीं पास, और SC/ST क्षेत्र में 5वीं पास रख दी गई। यह प्रावधान किया गया शैक्षणिक योग्यता वाला 2015 में। याद रखना दोस्तों, गड़बड़ नहीं। इसके बाद चौथा संशोधन किया गया 2018 में, इसी 1994 के एक्ट में। एक्ट वही चल रहा है मूल में। और 2018 में दिव्यांग, सुनना दोस्तों, दिव्यांग वाला प्रावधान किया गया। दिव्यांग वाला क्या प्रावधान किया गया? संतान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? संतान के संदर्भ में। कि यदि किसी व्यक्ति की संतान, भाई दिसंबर 1994 में 2 का प्रावधान कर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी शिथिलता देकर के और यह कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतान है और उसमें जैसे 3 है, अब 2 से अधिक होते ही वो अयोग्य हो गया, चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यदि 3 संतानें हैं और उनमें कोई संतान दिव्यांग है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। जैसे 3 बच्चे हैं किसी की और उसमें से 1 दिव्यांग है तो काउंटिंग सिर्फ 2 ही होगी। दिव्यांग वाले नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है। और वर्तमान में आप जानते ही हो कि वर्तमान में गहलोत सरकार ने यह शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान क्या कर दिया गया है, हटा दिया। ये हुए हैं राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित संशोधन। सुनना दोस्तों, दोबारा मैं बात कर लूं, 1 मिनट रिपीट करा दूं कि अगर आपके कहीं भी मिस्टेक है। समितियां आ गई थी, इसके बाद में अपन बातचीत कर रहे थे
कि पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, वो केंद्रीय स्तर पे तो कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। दोस्तों, यदि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1994 में। और यहीं पर एक एक्ट बन गया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। क्लियर? अब अपन जो सारी चर्चाएं कर रहे हैं वो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पे, क्योंकि मूल अधिनियम तो यही है 1994 वाला। अब क्या था आपका मामला कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है उसमें कुल कितनी धाराएं? 124 धाराएं हैं। फिर इस एक्ट के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब इसमें संशोधन कब कब हुए? सितंबर 1994 में हुआ इसी में। और क्या प्रावधान कर दिया? ओबीसी को आरक्षण वाला प्रावधान कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में। फिर इसी में दूसरा संशोधन हुआ दिसंबर 1994 में, जिसमें यह कह दिया 2 संतान तक ही चुनाव लड़ सकता है। 2 से अधिक संतानें हुई तो वो चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा। फिर तीसरा प्रावधान किया गया 2015 के अंदर। और 2015 के अंदर क्या प्रावधान किया गया कि थर्ड संशोधन हुआ और इसमें शैक्षणिक 2 योग्यताएं कर दी, एक शैक्षणिक योग्यता और एक शौचालय वाली, कि शौचालय होना अनिवार्य है और एक अभ्यर्थी पढ़े लिखे एजुकेशन होनी चाहिए उनके लिए। और क्या एजुकेशन लगा दी कि सरपंच के लिए कह दिया 8वीं पास होना जरूरी है और प्रधान और जिला प्रमुख को कह दिया 10वीं पास होना जरूरी है और एक शौचालय होना जरूरी है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। इसके बाद 2018 में चौथा संशोधन हुआ और दिव्यांग संतान को छूट प्रदान की गई कि यदि किसी व्यक्ति की 3 संतानें हैं और उनमें कोई संतान दिव्यांग है तो वह 2 ही मानी जाएगी, जब वो चुनाव लड़ेगा वो अयोग्य नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? ये था राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज। लेकिन एक पॉइंट और सुनना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया समिति, जो ग्रेड फर्स्ट में पूछी गई है अब की बार। दोस्तों गलत मत कर देना, मैं बात कर रहा हूं दिलीप सिंह भूरिया समिति। और दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया गया था 1994 में। कौन सी समिति? दिलीप सिंह भूरिया समिति। अब दिलीप सिंह भूरिया समिति जो 1994 में गठित की गई थी, इसका संबंध कैसे है, क्या मामला है, तो सुनना। इस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब की बार जो ग्रेड फर्स्ट हुई थी उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। सुनना 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूं दिलीप सिंह भूरिया समिति, जिसका गठन कब किया गया था? 1994 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी
कि आप जो ये पंचायती राज के जो प्रावधान हैं 243 के बीच में है, इन पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधानों को कौन से क्षेत्रों पे लागू करें? अनुसूचित क्षेत्रों पे क्या करें? लागू करें। अब अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला क्षेत्र है, उन पर लागू करें जैसे कि वहां की जनता है जो पिछड़ी हुई है, उन्हें थोड़ा बहुत शासन में भागीदारी का अवसर मिले, अपनी समस्याओं का वो स्वयं समाधान कर सकें और इससे लोकतंत्र में और मजबूती बढ़ेगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर ही 1996 में पंचायती राज के प्रावधान, पंचायती राज के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू किए गए और जो 1996 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किए गए, यह एक्ट कहलाता है पेसा एक्ट, PESA, पेसा एक्ट 1996। दोस्तों याद रखना, पेसा एक्ट क्या है? तो मैं फिर बात कर रहा हूं, पेसा एक्ट है पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना। पेसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट। दोबारा सुन लो, पंचायत एक्सटेंशनल शेड्यूल एरियाज एक्ट। पेसा एक्ट का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शेड्यूल एरिया पे लागू होना। पेसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया था अभी ग्रेड फर्स्ट के अंदर कि दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध है, और उसमें एक नाम था पेसा एक्ट से। तो दोस्तों ये जो पेसा एक्ट है, इससे किसका संबंध है? दिलीप सिंह भूरिया समिति का। ये था दोस्तों अपना टॉपिक, राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज। दोस्तों पॉइंट में मिस्टेक न करना, एक एक पॉइंट मैंने बता दी हैं आपको, प्रत्येक पॉइंट की व्याख्याएं दे दी हैं मैंने आपको, मिस्टेक मत करना इसमें। ओके, राम राम जी।